क्यों सीखना चाहिए? ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी डोमेन में अगर हम जंप करते हैं, चाहे वो क्लाउड डोमेन हो, साइबर सिक्योरिटी डोमेन हो, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन हो, या सिक्योरिटी डोमेन हो, नेटवर्क डोमेन हो, तो हमको सबसे पहले नेटवर्क डोमेन में अगर हमको जाना है, अगर विंडोज 7 नहीं आ रहा है तो एक बार चल सकता है, बट अगर आता है देन वी हैव द मास्टरी। ठीक है। अभी विंडोज सर्वर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी इन आईटी। ठीक है। डेस्कटॉप सपोर्ट इज जस्ट अ एंड यूजर सपोर्ट। ठीक है। एंड यूजर सपोर्ट में आजकल अगर हम देखें तो वी हैव रिमोट कॉल सेंटर सेटअप, जो हम टेलीफोनिक या रिमोटली सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम हमारे कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में या कॉलेज से पहले हम साइकिल चलाते हैं, फिर बाइक लेते हैं, ठीक है, फिर फोर व्हीलर लेते हैं, फिर घर का भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, इसके बीच में कहीं शादी भी हो जाती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं, सॉरी, पर्सनल ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम हमारे करियर की बात करें, तो करियर में क्या है भाई, डेस्कटॉप सपोर्ट पर हम कब तक जिएंगे? ठीक है। कब तक हम उसी प्रोफाइल में काम करेंगे? आज हमको भी पोजीशन अपग्रेडेशन चाहिए, सैलरी अपग्रेडेशन चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खुद को ग्रूम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है, या किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? खुद को तैयार करते हैं, खुद को ग्रूम करते हैं। पहले तो अच्छे से बियर्ड ट्रिमिंग या शेविंग करवा के आएंगे, बाल अच्छे से करवा के आएंगे, बाल सेट करेंगे, हम ऑफिस जाने से पहले परफ्यूम लगाएंगे, अच्छे से ड्रेसअप होंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। या अगर हम किसी मैरिज में भी जा रहे हैं तो और अच्छे से तैयार होके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट में नाम है, हमको लोग जानते हैं, तो हमको खुद को प्रेजेंटेबल बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है। क्यों क्यों अच्छा बनाना है? ठीक है। तो पहले तो हम खुद को अच्छा बनाएंगे तो खुद का वर्चस्व अच्छा दिखेगा। दूसरी बात, हो सकता है हमको कोई इंपॉर्टेंट बंदा मिल जाए वहां पे, जो हमको देखे, अच्छा भाई ये जितेश है या भगीरथ है, इस कंपनी में काम करते हैं, कल उठ के हो सकता है वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास हो या दूसरे सेम डोमेन में कहीं काम कर रहा हो, तो हमको कहीं रेफर भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी वो हेल्प करता है, तो हम खुद को प्रेजेंटेबल बना के जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं। तो इसी तरह जब हम कैरियर की बात करते हैं, ठीक है, तो कैरियर की बात करते हैं तो हमको उधर भी खुद को ग्रूम करते रहना पड़ेगा। अभी जब हम पर्सनल लाइफ में ग्रूमिंग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं भाई, आज मैं हेयर कट करवा के आता हूँ, अभी 1 साल तक मैं हेयर कट नहीं करवाऊंगा, 2 साल तक नहीं हेयर कट कटवाऊंगा। आज मैंने परफ्यूम लगा लिया, अभी 1 साल तक मुझे परफ्यूम नहीं लगाना है, 5 साल तक परफ्यूम नहीं लगाना है। करते हैं क्या हम ऐसा? नहीं करते हैं। तो इसी तरह जब हम करियर की बात करते हैं, अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे हमको पैसा आना है, ठीक है, पैसा आएगा तो घर चलेगा, राइट, पैसा आएगा तो कार का ईएमआई जाएगा, पैसा आएगा तो वाइफ के लिए गिफ्ट जाएगा, वैलेंटाइन डे पे पैसा आएगा तो होम लोन का ईएमआई जाएगा। हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे से जुड़ी है। पैसा कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारे प्रोफेशनल करियर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो प्रोफेशनल करियर को ही हम अगर ग्रूम नहीं करते रहेंगे, उसको अपलिफ्ट करते नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लुप्त होते जाएंगे, ऑब्सोलीट होते जाएंगे। ठीक है। ऑब्सोलीट और ओल्ड में, दोनों में अंतर है। ओल्ड मतलब बूढ़ा होना, ऑब्सोलीट मतलब लुप्त होना, मतलब हमारा नाम कहीं ना कहीं एनलिस्ट होता जाएगा, क्योंकि भाई इसको तो कुछ आता है नहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं अपग्रेड करना जरूरी है। चाहे अभी हम यहाँ करियर की बात करें, तो यहाँ पे हम डेली अपग्रेड करना तो अति उत्तम है, सबसे बढ़िया काम है। डेली हम 15 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, हम 15 मिनट, ठीक है। ये रूटीन में सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट। उसके अलावा जैसे हम यहाँ पे डेली में प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं डेली में? खुद के बाल सेट करेंगे, शैम्पू करेंगे, ठीक है, साबुन लगाएंगे, तो डेली के हम 15-20 मिनट ग्रूमिंग करते हैं खुद को। लेकिन हम क्या करते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार
अच्छे से सैलून में जाएंगे, मस्त हेयर कट करवाएंगे, जो जो नीड होगा भाई, हेड मसाज कर दे, फुट मसाज कर दे, ठीक है। तो हम अपना एक्सटर्नल ग्रूमिंग भी करते रहते हैं, मतलब हम बाहर जाके सर्विसेज लेके आते हैं पैसा देके। तो इसी तरह करियर में डेली आपको 15 मिनट अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत बेस्ट काम है, ठीक है। क्योंकि ये 15 मिनट पहले छोटे लग रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अभी 15 मिनट को अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 दिन, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 20 दिन भी आपने पढ़ा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे भी छुट्टी ले लिया, जॉब से छुट्टी, हालांकि ब्रेक नहीं लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि सैटरडे संडे को भी हम नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो अगर हम वो सब काम करते हैं तो हमको 15 मिनट डेली पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। अगर हम 20 दिन भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो 20 दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 घंटे में हमने 4 दिन में हमने पढ़ लिया 1 घंटा, यानी महीने के 5 घंटे हो गए, महीने के 5 घंटे। और अगर 12 महीने की हम बात करें तो 60 आवर्स की हमने सेल्फ अपग्रेडिंग कर ली, 60 आवर्स, हमको पता भी नहीं चला, 60 घंटे हमने पढ़ लिया 15-15 मिनट डाल के, महीने में सिर्फ 20 दिन। और अगर इसको हमने कंटिन्यू किया 3 साल भी, हालांकि हमको जब तक हम आईटी फील्ड में हैं या जब तक कोई भी फील्ड में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी में ही ऐसा अपग्रेड करना है। आज ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ठीक है, टेलीविजन में न्यूज एंकर है, या मैकेनिकल इंजीनियर है, नए नए अपग्रेडेशन आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक है। तो हर एक को अपग्रेडेशन करना रहना पड़ता है। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं जर्नी, तो ये आप इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जब देखेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे उस क्यूमुलेटिव इफेक्ट से। आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप तो रोज 15-15 मिनट डाल रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ काम करता है बंदा, जो आपको रोज एनालाइज करता है, जो आपका सीनियर है, जो आपका ग्रुप मैनेजर है, जो आपका टीम लीड है, उसको पता चलेगा इस बंदे में था कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये आप इसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे भाई, 3 महीने के बाद एक क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई, आपने 15 मिनट डेली चालू किया, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक क्लाइंट के साथ या इंटरनल टीम के साथ, लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई, तो उसमें जो आपने डिस्कशन किया, उससे एनालाइज होगा कि आप कुछ तो डिफरेंट लग रहे हो। उनको उस वक्त भी रियलाइज नहीं होगा, जैसे जैसे आप इंटरैक्टिव होते जाओगे, बात करते जाओगे अपनी टीम के साथ, धीरे धीरे यू विल फील द डिफरेंस। इसी तरह आप अगर समझो 1 साल आपने परफॉर्म किया खुद पे, या 3 साल परफॉर्म किया, फिर जॉब स्विच करने गए, जब वहां पे इंटरव्यू में गए, तो वहां पे आप इंटरव्यूअर को इसी तरह सरप्राइज करोगे। इसलिए हमको पहले तो करियर पर फोकस करना चाहिए, हमको डेली 15 मिनट की ग्रूमिंग करनी चाहिए खुद पे, और 3 साल में एक बार कम से कम कोई एक दो कोर्स तो कम से कम करना चाहिए। अगर आप हर हर 3 से 6 महीने में एक कोर्स करते हो, ठीक है यार, हर 3 महीने पे एक कोर्स कंप्लीट करते हो, तो बेस्ट चीज है, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करते रहे। अभी जैसे मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज साल के, मेरा इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी साल की 3 टेक्नोलॉजीज में अपग्रेड करता हूँ। अभी मैं 2024 की बात करूं, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2024 में मैंने 3 टेक्नोलॉजीज पे अपग्रेड किया। तो कर रहा हूँ, मैंने 3 टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड किया। एक तो मैंने सिट्रिक्स सर्वर पे अपग्रेड किया, सिट्रिक्स वर्चुअल एप्स एंड डेस्कटॉप पे अपग्रेड, जिसे हम zen ऐप, zen डेस्कटॉप भी बोलते हैं। सिट्रिक्स नेट स्केलर पे ये अपग्रेड किया, जिसे हम सिट्रिक्स एडीसी बोलते हैं। उसके बाद हम मैंने अपग्रेड किया VMware के वी क्लाउड डायरेक्टर पे,
ये 4 टेक्नोलॉजी पे मैंने 2024 में अपग्रेड किया। मैंने वी क्लाउड डायरेक्टर आधा हो चुका है मेरा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट मंथ बैच भी है VMware वी क्लाउड डायरेक्टर का, एंटरप्राइज बैच है, यूके के बंदे हैं उसमें, और सारे L4 बंदे हैं। L4 बंदे मतलब SME टाइप के, जिनके पास जो ऑलरेडी VMware वी क्लाउड डायरेक्टर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सो कहने का तात्पर्य क्या है, पॉइंट क्या है, कि हमको खुद को अपग्रेड करना चाहिए एवरी ईयर 3-4 डोमेन्स पे, कम से कम। ठीक है। अभी अगर आप 3-3 साल में या हर साल में कोई 1-2 डोमेन पे अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो फिर 3 साल में, हर 3 साल के बाद 1 साल ले लो, और 1 साल में साथ में ही 5-6 टेक्नोलॉजीज पे अपग्रेड करो, फिर 3 साल छोड़ दो, कुछ नहीं करो अपग्रेडेशन पे। लेकिन ये 15 मिनट की हैबिट नहीं छोड़नी, ये 15 मिनट की हैबिट नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि इससे आपके दो फायदे हैं। एक, आपको पैसा नहीं देना है, सेल्फ अपग्रेड कर रहे हो। सेकंड, आप क्यूमुलेटिव छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो खुद को अपग्रेड करने के लिए, उसका कंपाउंड इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। तीसरा चीज, सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट हम सिर्फ जाके चाय पीने बैठेंगे ठेले पे या लारी पे, तो 15 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है। सो हमको ये हैबिट हो सके तो प्रैक्टिस करनी है। अभी 15 मिनट आप, ऐसा जरूरी नहीं है 15 मिनट आप, 15 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम है, तो आप 5-5 मिनट के 30 मिनट बना दो। जैसे सोने जा रहे हो उससे 5 मिनट पहले उठ रहे हो, ब्रश कर लिया आपने, ठीक है, नहाने जाना है, उसके बीच में 5 मिनट का गैप निकाल लो। दोपहर को लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक से टिफिन फिफिन खत्म कर लिया, 5 मिनट बैठो, और यहाँ टिफिन स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट बैठो और पढ़ लो, फिर लंच करने जाओ। तो उससे क्या होगा, आप खुद को ही सेल्फ मैनेज करना भी सीख जाओगे। ठीक है, हम वापस आते हैं विंडोज सर्वर पे। मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ये तो सब बोलेंगे ये तो सेल्फ मैनेजमेंट का लेक्चर आ गया विंडोज सर्वर पे बोले। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, विंडोज सर्वर पे। सो अभी विंडोज सर्वर क्यों सीखना चाहिए? विंडोज सर्वर जैसे मैंने कहा, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन में, या वर्चुअलाइजेशन ट्रैक में जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्लाउड डोमेन में जा रहे हो आप, क्लाउड में जा रहे हो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो। तो अभी नेटवर्किंग मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग में क्या है, आपको विंडोज सर्वर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन पार्शियल चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए उसमें, अच्छा ये सर्विस है, इस पोर्ट नंबर पे काम करती है, तो ये काम कैसे करती है, इसका टोकन कैसे जनरेट होता है। ठीक है। मैं इन डेप्थ L3 की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं एक एग्जांपल L3 का ही दे रहा हूँ। तो इन सब में अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमारे पास दो ही प्लेटफॉर्म है, ज्यादा तो प्लेटफॉर्म है नहीं, विंडोज है और लिनक्स है या यूनिक्स है। ठीक है। तो बेसिकली डॉस प्लेटफॉर्म है जिसे हम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म बोलते हैं, नॉन डॉस है जिसमें लिनक्स यूनिक्स दो प्लेटफॉर्म होते हैं। अभी वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन अपना ट्रैक आ गया, क्या आ गया ट्रैक, तो इसमें अपना आ गया विंडोज आ गया, लिनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में, तो वर्चुअलाइजेशन में अपने मेजर तीन ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे VMware ESXi है, सिट्रिक्स का Zen सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, हाइपर वी सर्वर। ठीक है। तो ये तीन मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। रेडिट में भी है वर्चुअलाइजेशन, जिससे हम ओपन सोर्स क्लाउड है, फॉर उसके अलावा ओरेकल में भी है। तो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म अलग अलग है, लेकिन तीन जो मार्केट लीडर्स है यही है, VMware ESXi है, Citrix Zen सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V सर्वर। अभी क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में तीन डोमिनेटिंग पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स है, जिसमें है अपना Amazon वेब सर्विसेज, Azure, माइक्रोसॉफ्ट Azure और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अभी अगर मैं वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो इस
अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन पर आपने ESXi हाइपरवाइजर बिठा दिया तो उसके ऊपर क्या बैठेगा, VM बैठेगी मेरी। VM पे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर का कौन सा आएगा, भाई विंडोज सर्वर आएगा, लिनक्स आएगा या यूनिक्स आएगा। तो ये तीनों में से ही आना है, ठीक है। और मैक्सिमम हमको विंडोज या लिनक्स ही मिलेंगे। यूनिक्स इज यूनिक्स रैक केस में मिलेंगे, और यूनिक्स कोई स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट पे ही डिप्लॉय किए जाते हैं। तो जनरली विंडोज या लिनक्स ही मिलेंगे आपको, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी इसी तरह आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, उस पर वर्चुअल मशीन बनाओगे। जैसे मैं अजूर पे जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अजूर पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ वर्चुअल मशीन में, वर्चुअल मशीन में बनाऊंगा एक क्रिएट अजूर वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे मैंने मेरा सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया वेब सर्वर 01, लोकेशन सेंट्रल इंडिया। अभी अवेलेबिलिटी जोन प्लान में हटा देता हूँ, ठीक है। अभी इमेज कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरली अगर आप देखोगे तो लिनक्स या विंडोज ही दिखेंगे, लिनक्स या विंडोज ही दिखेंगे। चाहे वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये मेरे सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा अगेन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, SUSE लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu सर्वर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu प्रो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या है, यही एनवायरनमेंट में सर, चाहे हम क्लाउड पे चले जाएं चाहे वर्चुअलाइजेशन में चले जाएं, हमको काम तो इन एनवायरनमेंट पे ही करना है, मैनेज तो इनको ही करना है। क्योंकि अगर आप अज्योर पे जाओगे, AWS पे जाओगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो भाई उस पे वर्चुअल मशीन बना के मैनेज कौन से ओएस को करोगे, कौन से मशीन को मैनेज करोगे। आइदर या तो विंडोज सर्वर मशीन होगा या तो लिनक्स सर्वर मशीन होगा, ठीक है। अभी अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में हम साइबर सिक्योरिटी टूल्स का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो यूज कहाँ करेंगे भाई, तो हम यूज कैसे करेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी में हमारा फायरवॉल का भी नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है, नेटवर्क का भी नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रिप्टिंग का भी इंपॉर्टेंट रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टम एडमिन का भी नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, चाहे यूजर डेटा हो या आपका सिस्टम जनरेटेड डेटा हो, डेटा यहीं से आ रहा है। जिस हैक कौन हो सकता है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब चाहे विंडोज का है लिनक्स का, कोई सर्वर ही है वो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग का नॉलेज चाहिए, जैसा पावर शेल हो गया। अभी ये सिस्टम्स कनेक्ट कहाँ होंगे, तो अभी नेटवर्किंग चाहिए आपको। तो इसको सिक्योर कैसे करेंगे, तो अभी खाली फायरवॉल नहीं, फायरवॉल तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फायरवॉल चाहिए, सिक्योरिटी टूल्स चाहिए आपको, DLP चाहिए, सिस्टम बेस्ड एंटीवायरस चाहिए, क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस चाहिए, सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स चाहिए, जैसे अपने SCCM वगैरह हो गए या Intune वगैरह हो गए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारा फाउंडेशन बेस है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें अपना विंडोज और लिनक्स सर्वर्स आ गए। सो और स्टार्टिंग, अभी जैसे मैंने वेबिनार में बताया था कि लिनक्स के बंदे को लिनक्स के बंदे को विंडोज सीखने में बहुत चैलेंज होगा, लेकिन विंडोज के बंदे को लिनक्स सीखने में ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, उसको ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। जिस बंदे को लिनक्स आता है ना, वो जल्दी विंडोज पे जाएगा नहीं, लेकिन जिसको विंडोज आता है वो जल्दी सब टैक से लिनक्स पे जा सकता है। क्योंकि भाई स्क्रिप्टिंग तो यहाँ पे यूज कर रही है पावर शेल वगैरह, तो उसको तो यहाँ पे जाके कमांड्स ही चलाने हैं, बस स्क्रीन डिफरेंट हो जाएगा, काली स्क्रीन हो जाएगी और कुछ नहीं है, GUI नहीं रहेगा। तो विंडोज में भी हमारे पास ऑप्शन है सर्वर कोर के, जहाँ GUI नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनीज कोर बेस्ड विंडोज सर्वर कोर बोलते हैं हम, जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इम्प्लीमेंट कर रही है। उसका भी हम इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं हम। कोर कोर पे डीप डाइव नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्कोप का ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, स्कोप का ट्रेनिंग क्या है, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। सो इसलिए हमको स्टार्टिंग फेज हमारा विंडोज सर्वर है, अगर हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। समझ आ रहा है सबको, क्लियर है। यस 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 सर। क्लियर है।
यस सर, यस सर। ज्यादा बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? नो नो, नहीं 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 सर, नहीं। नहीं सर। नो सर, नो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे विंडोज सर्वर को, हम आज इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, मैं 2-3 मशीन्स बनाऊंगा विंडोज सर्वर के। ठीक है, सो मैं यूज करने वाला हूँ VMware वर्कस्टेशन। मेरे पास VMware वर्कस्टेशन है, लाइसेंस कॉपी। अभी स्टार्टिंग विथ, ठीक है, VMware को ब्रॉडकॉम ने अक्वायर कर लिया ईयर 2023 में। उसके बाद ब्रॉडकॉम ने एक इंपॉर्टेंट चेंज लाया है। पहले VMware वर्कस्टेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं था। नाउ VMware वर्कस्टेशन इज अवेलेबल एज अ फ्री टूल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आप VMware फ्री में यूज कर सकते हैं। VMware फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मशीन बनी हुई है ऑलरेडी, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरा एक्सेल का बैक चल रहा है, उसमें ये एनवायरनमेंट यूज हो रहा है। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरा वहाँ पे अजूर का बैक चल रहा है। तो ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी का लैब मुझे उनको दिखा था, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं हमारी मशीन से डिप्लॉय करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ फाइल न्यू वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, मैं नेक्स्ट करूंगा। अभी मैं यहाँ पे वर्सेटाइल एनवायरनमेंट डिप्लॉय करने वाला हूँ। वर्सेटाइल एनवायरनमेंट डिप्लॉय करूंगा मतलब, फॉर एग्जाम्पल पहले चलते हैं, देखते हैं मेरे पास आया पहले से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। Let me see. यहाँ पे मेरे पास विंडोज सर्वर 2019 है, देख सकते हैं विंडोज सर्वर 2019 है। मैं पहले एक मशीन विंडोज सर्वर 2019 का बना रहा हूँ। हम देख सकते हैं कि 2019 डिटेक्ट हो गया, विंडोज सर्वर 2019 गॉट डिटेक्टेड। हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं मशीन का नाम दे रहा हूँ लंदन डीसी। मैं यहाँ पे लंदन डीसी क्यों दे रहा हूँ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन ये मैं फोल्ड पहले चेंज कर देता हूँ लोकेशन। ठीक है, लंदन डीसी में क्यों दे रहा हूँ उसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। अगर आज टाइम रहा तो आज ही दे दूंगा। विल मूव नेक्स्ट। अभी मैं 60 GB हार्ड ड्राइव दे रहा हूँ उसको। नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे वर्चुअल मशीन का सेटिंग्स आ गया। कोई 2 GB की मेमोरी आ गई, रैम, प्रोसेसर आ गया 2 कोर, 60 GB का हार्ड ड्राइव आ गया, CD ड्राइव आ गया, फ्लॉपी ड्राइव आ गया, नेटवर्क इथरनेट कार्ड आ गया, USB कंट्रोलर आ गया, साउंड कार्ड आ गया, डिस्प्ले ड्राइवर आ गया, डिस्प्ले कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे छोटा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, तो हम एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाएंगे। फ्लॉपी हम आजकल यूज नहीं करते हैं, तो फ्लॉपी मैं निकाल लूंगा। अभी फ्लॉपी अगर मैं रखूंगा, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर दे देगा लाइसेंसिंग का। मुझे कंपलसरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर का लाइसेंस देना पड़ेगा, जबकि मैं यहाँ इवैल्यूएशन एडिशन यूज करने वाला हूँ। इवैल्यूएशन एडिशन 90 डेज तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, सॉरी 120 डेज तक विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं इस फ्लॉपी ड्राइव को रिमूव कर दूंगा, और जो मेरा नेटवर्क अडेप्टर है वो नेटिंग मोड पे सेट है, मैं उसको होस्ट 25 प्राइवेट नेटवर्क पे सेट कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। और मैं बूट कर दूंगा। सो इंस्टॉलेशन ज्यादातर लोगों को पता रहेगा। ठीक है, मैं इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज यू गाइस आर ऑलरेडी वर्किंग एज डेस्कटॉप इंजीनियर। सो मैंने CD में से बूट करवा लिया है, वर्चुअल CD में से। सो मैं ज्यादा डीप डाइव में नहीं जाऊंगा इंस्टॉलेशन। सो हमारा इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ गया। लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है हमको, मैं अभी डिफॉल्ट जाने दे रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें समझिए, 4 ऑप्शन है। तो भाई 2 मेरे स्टैंडर्ड एडिशन है और 2 मेरे डेटा सेंटर एडिशन है।
ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एडिशन हो गया और ये डेटा सेंटर एडिशन हो गया। तो अभी दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के भी में भी दो दो अलग अलग डिफरेंशिएशन है। तो एक तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दिखा रहा है दोनों में, और दूसरा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये जो कुछ नहीं दिखा रहा है ना, ये हमारा सर्वर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका सीएमडी या पावर शेल में काम करेगा। कोई यूआई नहीं है उसमें। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, ये मेरा विंडोज सर्वर 2019 है, विंडोज सर्वर 2008 R2 से, विंडोज सर्वर 2008 से माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर कोर को डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन मोड बना दिया है, सर्वर कोर को, यानी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अगर किसी को नहीं पता रहेगा और ये नेक्स्ट कर देगा तो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं मेरे लैब एनवायरनमेंट में, डेमोन्स्ट्रेशन एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड एडिशन ही रखूंगा। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन 300 से 500 यूजर्स तक ही है, तो आप स्टैंडर्ड एडिशन आराम से जा सकते हो। 300 यूजर्स तक स्टैंडर्ड एडिशन इज रिकमेंडेड। लेकिन 300 यूजर से बड़ा एनवायरनमेंट है तो आपको डेटा सेंटर एडिशन में ही जाना चाहिए। अभी दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस का इशू आ जाएगा सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आपको डेटा सेंटर में थोड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा, यानी कम से कम 64 GB रैम इज रिकमेंडेड। मेरी इंस्टॉलेशन तो 2 GB रैम का भी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर नॉर्मल यूजर्स बेस है तो 16 GB रैम मिनिमम देना है, और 64 GB रिकमेंडेड रैम है। डेटा सेंटर में स्टैंडर्ड एडिशन में रिकमेंडेड 32 GB है लोड के हिसाब से। अगर 50 यूजर्स तक है तो 16 GB रैम भी चल जाएगा। एंड मिनिमम रैम तो 2 GB है, इंस्टॉलेशन उससे भी हो जाएगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। जो हमारा स्टैंडर्ड एडिशन का लाइसेंस है वो 75,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेट आता है प्लस टैक्सेस। डेटा सेंटर एडिशन आता है हमारा 2,95,000, यानी 3 लाख रुपए का लाइसेंस है। मतलब अगर हम डेटा सेंटर के बदले स्टैंडर्ड एडिशन बाय करते हैं तो 4 स्टैंडर्ड एडिशन के लाइसेंस आ जाएंगे, लेकिन डेटा सेंटर का एक एक लाइसेंस आएगा। 75,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज में मेरा डेटा सेंटर का एक ही लाइसेंस आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन के 4 लाइसेंस आ जाएंगे। तो हमको ये समझना है, जब आप प्रोडक्शन में डिसीजन लेते हो कि हमको कौन सा एडिशन लगेगा, क्यों ये एडिशन लगेगा, ठीक है, उसके लिए आप एनवायरनमेंट डिसाइड कर सकते हो। अभी एनवायरनमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है उस पर भी मैं बात करूंगा। प्लानिंग कैसे की जाती है, असेसमेंट कैसे की जाती है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। सो पहले हम चलेंगे स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नेक्स्ट करेंगे, लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे, टर्म्स नेक्स्ट। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा ट्रिकी काम करता है। क्यों ट्रिकी काम करता है? एक तो अपग्रेड दे दिया, एक तो कस्टम। तो भाई मैं न्यू इंस्टॉलेशन कैसे करूँ? अपग्रेड और कस्टम है, न्यू इंस्टॉलेशन कैसे करूँ? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आपके पास कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आपके पास कोई पुराना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है, पुराना इन द सेंस 2008 मिनिमम होना चाहिए। 2003 या 2002 2000 है तो अपग्रेड नहीं होगा, उसके लिए आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो अपग्रेडेशन के लिए मिनिमम 2008 लगेगा। 2000 से आप 2012 या 2016 में माइग्रेट कर सकते हो, 2016 से 2009 में माइग्रेट कर सकते हो। दैट इज द रिकमेंडेड प्रोसेस। लेकिन चलो मेरे पास तो पुराना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी मेरे ये ऑप्शन काम का नहीं है, मेरे ऑप्शन काम कर नहीं है। तो ये कस्टम है भाई, मैं कस्टम क्यों, या मुझे तो कस्टमाइजेशन चाहिए ना। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बोलता है मैं आपको ट्रिकी इसलिए बना रहा हूँ, इंस्टॉल विंडोज ओनली, मिनिमम इंस्टॉलेशन यही है, लेकिन आपको मैं कस्टम लिख के दूंगा। ठीक है, तो हम न्यू इंस्टॉलेशन पे चलेंगे, इंस्टॉल विंडोज ओनली। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं भाई आपके पास 60 GB का रॉ हार्ड ड्राइव डिटेक्ट हो गया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। हम न्यू पे क्लिक करके पार्टीशन बना देंगे, मैं पूरा 60 GB का पार्टीशन यूटिलाइज कर लूंगा, अप्लाई करूंगा। फिर मुझे एक पॉपअप दे रहा है, बोल रहा है कि
To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partitions for system files. हम ओके कर देंगे, तो यहाँ पे 2 या 3 पार्टीशन बना देगा डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसने 4 पार्टीशन दे दिए मुझे। एक तो डिकोरी पार्टीशन दे दिया 499 एमबी का, 500 एमबी का, जिसमें से उसने यूज किया है 15 एमबी, 485 फ्री है। एक 99 एमबी का पार्टीशन बना दिया जैसे सिस्टम पार्टीशन है, यूज किया उसने 5 एमबी, अगेन 94 एमबी फ्री है। दूसरा उसने रिजर्व पार्टीशन बना दिया 16 एमबी का, अगर कहीं आपका हार्ड ड्राइव फुल हो जाता है तो ये रिजर्व पार्टीशन को यूज करता है। लेकिन अगर हम इन तीनों पार्टीशन को सिलेक्ट करें तो हम एक चीज देख सकते हैं, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 3। जैसे मैं पार्टीशन 2 पे जाऊंगा, ये पार्टीशन 2 हो गया, यहाँ पे अगर देखा पार्टीशन 2 हो गया, पार्टीशन 1 पे जा रहा हूँ तो पार्टीशन 1 हो गया, तो ये मेरा ड्राइव 0 है और ये तीनों पार्टीशन पे इंस्टॉल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई भी मेरे प्राइमरी पार्टीशन नहीं है। यानी जब भी हम कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, चाहे लिनक्स हो या विंडोज हो, उसको एक प्राइमरी पार्टीशन कंपल्सरी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये वार्निंग मैसेज चला गया, अभी वार्निंग नहीं है मेरे पास। तो मैं प्राइमरी पार्टीशन सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करेंगे हम, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ये 1 मिनट लेगा अप्रोक्स इंस्टॉलेशन करने के लिए, वेट करेंगे हम। Yes, it is. Wait, hold. संतोष भाई, ये विंडोज का जो सर्वर का एडिशन है उसमें डेस्कटॉप एडिशन और ये स्टैंडर्ड मतलब डेटा सेंटर एडिशन ऐसा क्यों रखा है? डेस्कटॉप नहीं है, स्टैंडर्ड एडिशन और डेटा सेंटर है। स्टैंडर्ड, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड उसका एडिशन और हाँ उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, डोंट वरी, मैं एडिशन का कंपैरिजन भी बताऊंगा। ओके ठीक है। भाई मेरा सिस्टम रीबूट हो रहा है, 2 बार रीबूट होगा, एक बार अभी भी हो रहा है और एक बार और होगा।
सो मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको पासवर्ड असाइन करेंगे। तो जब भी हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमको पासवर्ड असाइन करना पड़ता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम जो मेरा है एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी ये मेरा रूट अकाउंट है, मास्टर अकाउंट है, ठीक है। इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ। मैं पासवर्ड लैब में यूज करूंगा admin@123, इसमें ए कैपिटल रहेगा। अभी इसमें मेरा स्मॉल कैरेक्टर भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, न्यूमरिक भी आ गया और सिंबॉलिक कैरेक्टर भी आ गया, ठीक है। और ये मेरा जो पासवर्ड है कितने कैरेक्टर्स का है, 5 + 3 8 एंड 1 9। मतलब 5 मेरे अल्फा कैरेक्टर है, 3 मेरे न्यूमेरिक कैरेक्टर है और एक मेरा सिंबॉलिक कैरेक्टर है। 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है, जिसमें मेरा कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल केस भी है, सिंबॉलिक भी और न्यूमेरिक भी है। इसके बारे में हम आगे चल के ग्रुप पॉलिसी में समझेंगे। तो मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया है, दे दिया है और मैं फिनिश कर दूंगा एंड मेरा सिस्टम रेडी हो गया। अभी जब भी हम कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब आप पासवर्ड सेट करोगे वो सिस्टम लॉक हो जाएगा। आपको अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाऊंगा तो मेरा मशीन लॉक हो जाएगा, मेरा मशीन लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास VMware वर्क स्टेशन में ये बटन दिया हुआ है जो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का काम करता है, ठीक है। तो मैं उसे प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ उसे, तो आ गया ऑप्शन। मैं पासवर्ड दे देता हूँ और मेरे सिस्टम में लॉग इन कर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हो विंडोज सर्वर, तो उसके साथ हमको सर्वर मैनेजर मिलता है। सो सर्वर मैनेजर एक हमारा सिंगल टूल है जिसके थ्रू हम पूरा सर्वर मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम सर्वर मैनेजर है। और साथ में एक पॉपअप आ रहा है मुझे, ये पॉपअप स्टार्ट हुआ है विंडोज सर्वर 19 से ही और मेरा विंडोज सर्वर 19 है। ये पॉपअप आपका अवेलेबल है विंडोज सर्वर 2022 में भी, विंडोज सर्वर 2025 में भी। विंडोज सर्वर 2025 रिलीज हो चुका है, ठीक है। मेरे पास उसका प्रीव्यू एडिशन भी है, पुराना एडिशन लास्ट ईयर का, जो एज ए ट्रायल मतलब प्रीव्यू के लिए रिलीज किया जाता है। लेकिन विंडोज एडमिन क्या है, विंडोज एडमिन सेंटर क्या है, विंडोज एडमिन सेंटर हमको एक ब्राउजर बेस्ड सेशन दे रहा है, ब्राउजर बेस्ड ऐप है जिससे हम सर्वर मैनेज कर सकते हैं। यानी मैं कोई भी मशीन पर बैठ के इस सर्वर को मैनेज कर सकता हूँ यूजिंग द ब्राउजर। उसके लिए मुझे विंडोज एडमिन सेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा और विंडोज एडमिन सेंटर के साथ मुझे इस सर्वर को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। और मल्टीपल सर्वर्स में कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि विंडोज एडमिन सेंटर के थ्रू मैं सिर्फ एक ही सर्वर मैनेज कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल सर्वर्स मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्राउजर बेस्ड टूल है। तो हम इसको भी इवेल्युएट करेंगे जब ट्रेनिंग थोड़ा आगे बढ़ेगा उसके बाद, ठीक है। इसका भी मैं ओवरव्यू दिखा दूंगा। अभी ये मेरा सर्वर मैनेजर है, लेकिन ये मेरा यार रिजोल्यूशन थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, पूरा यूआई प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मेरे ड्राइवर्स जो VMware वर्क स्टेशन के लिए ना प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं हुए हैं। तो VMware वर्क स्टेशन हमको एक सीडी देता है। अभी मैं सीडी ड्राइव में जाऊँ, यहाँ पे दिस पीसी में तो मेरा विंडोज सर्वर का ओएस चला हुआ है। तो वीएम, अगर मैं वीएम के टैब पे जा रहा हूँ तो बोल रहा है इंस्टॉल VMware टूल्स। तो VMware टूल्स क्या करते हैं, ये मेरे परफॉर्मेंस को भी एनहांस करते हैं वर्चुअल मशीन के। और ये जो भी मिसिंग ड्राइवर्स है या कंपैटिबल ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं उसको मेरे बेस ऑफ मशीन के साथ, जो मेरा विंडोज 11 का होस्ट मशीन है, बेस मशीन है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी करिए तो ये उसको इंस्टॉल कर देगा। तो मैं इंस्टॉल VMware टूल्स करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सीडी इंस्टॉल हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ सीडी को, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे हम, इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इससे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं उनको, सिंपल नेक्स्ट करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है।
मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, मैं फिनिश कर देता हूँ और एक बार रीस्टार्ट कर दो, तो एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं मेरा यूआई इंप्रूव हो गया है, हमारा मेरा माउस कर्सर भी इंप्रूव हो गया है। ठीक है, ये मेरा मशीन अप हो गया। सो लेट्स लॉग इन। हम लॉग इन करेंगे। अभी फिर से सर्वर मैनेजर लॉन्च होगा, लॉन्च होने देते हैं और सर्वर मैनेजर का खोल के देखते हैं। तो यहाँ फिर से विंडोज एडमिन आ गया, तो ये बार बार नहीं है, मैं इसको बोल सकता हूँ डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन और क्लोज कर देता हूँ, लेकिन अभी इसको हम रहने देते हैं, हम दूसरे मशीन पे इंस्टॉल कर लेंगे इसको। ठीक है, लोकल सर्वर आ गया। अभी यहाँ पे मेरा पहले सर्वर मैनेजमेंट डैशबोर्ड है, जहाँ बोल रहा है कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर, तो ये लोकल सर्वर मेरे लिए, ठीक है, रोल्स एंड फीचर्स में इंस्टॉल कर सकता हूँ, या मैं दूसरे सर्वर्स ऐड कर सकता हूँ इसके साथ मैनेज करने के लिए। मैं कोई सर्वर ग्रुप भी बना सकता हूँ ताकि मैं सिमिलर सर्वर साथ में मैनेज कर सकता हूँ, या मैं क्लाउड सर्विसेज के साथ इस सर्वर को कनेक्ट भी कर सकता हूँ हाइब्रिड मॉडल में। ये ऑप्शन हमारे पास आया है 2016 के साथ, वो हम एरा की बात करेंगे, उस पर भी मैं आऊँगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, तो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज मेरी इंस्टॉल हो गई है, इसलिए वो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज दिखा रहा है, क्योंकि स्टोरेज सर्विसेज इसलिए इंस्टॉल हो जाती है ताकि हम हमारी हार्ड डिस्क वगैरह सब मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे सर्वर से आए, इस सर्वर को यहाँ से देखना है तो आप ऑल सर्वर्स में जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे सर्वर्स दिखा देगा। अगर आप दूसरे आपने दूसरे सर्वर्स भी कनेक्ट किए तो यहाँ दिखा देगा। उसके अलावा यहाँ लोकल सर्वर आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि आपका कंप्यूटर नेम क्या है, वो ग्रुप क्या है, फायरवॉल ऑन है कि नहीं, रिमोट मैनेजमेंट ऑन है कि नहीं, रिमोट डेस्कटॉप एनेबल्ड है कि नहीं, निक टीमिंग कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एडिशन कौन सा है, इवैल्यूएशन का लाइसेंस है, नीचे आपका हार्डवेयर कौन सा है, ये सर्वर कौन सा हार्डवेयर पे, तो मेरे VMware के हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया गया है क्योंकि मैं VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉल अपडेट्स कभी नहीं हुए हैं, और विंडोज अपडेट इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली यूजिंग विंडोज अपडेट कॉन्फ़िगर्ड है। अपडेट्स कब लास्ट चेक किए थे, कब अभी तक चेक नहीं हुए हैं। डिफेंडर एंटीवायरस ऑन है मेरा। फीडबैक एंड डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में चेंज कर सकता हूँ, आई के सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, टाइम जोन मेरा भी पैसिफिक टाइम है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। प्रोडक्ट आईडी नॉट एक्टिवेटेड है क्योंकि मैं इवैल्यूएशन एडिशन यूज कर रहा हूँ। प्रोसेसर दिखा रहा है भाई, आप 2 कोर प्रोसेसर यूज कर रहे हो। रैम दिखा रहा है 2 GB रैम है, हार्ड डिस्क का 60 GB। उसके अलावा यहाँ पे मुझे सारे मशीन के इवेंट्स दिखा रहा है, क्या क्या इवेंट्स है। ठीक है, सर्विसेज कौन सी रनिंग है। बेस्ट प्रैक्टिसेस एनालाइजर है मेरे पास, जो रिकमेंडेशन देगा भाई आपको ऐसे ऐसे ये करना है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है मेरे पास, और कौन से रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल्ड है मेरे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा देगा। तो ये मेरा सर्वर मैनेजर है जिसके थ्रू हम पूरे सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस बहुत अच्छे से नेम को रीनेम कर देंगे, कोई मीनिंगफुल नेम दे देंगे। तो अभी मेरा कंप्यूटर नेम है Win-B6PR2811TOME। राइट, बहुत अच्छा सा नेम है, हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं ना, ऐसे 100 नेम्स। चेंज कर दें कुछ, राइट, तो हमको रिलेवेंट नेम देना चाहिए हमेशा हमारे सर्वर को। तो अभी मैं ये सर्वर नेम चेंज करूंगा, मैं कंप्यूटर नेम चेंज कर दूंगा, कंप्यूटर नेम रखूंगा मैं लंदन DC। कोई स्पेसेस नहीं आ सकते, आप अंडरस्कोर और हाइफन दे सकते हैं, स्पेस नहीं आना चाहिए, तो मैं कोई स्पेस नहीं दूंगा, मैं लंदन DC इसी तरह रखूंगा। अभी ये मेरा कंप्यूटर नेम बनेगा और ये मेरा वर्चुअल मशीन नेम बनेगा, दोनों अलग है। मैं दोनों को सेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे मैं मशीन नेम दे दूंगा, होस्ट नेम दे दूंगा लंदन DC, और ये मेरा वर्चुअल मशीन नेम है, ये मेरा पूरा वर्चुअल मशीन है, ये मेरा पूरा वर्चुअल मशीन है, उसका नाम है ये, और ये मेरे इस कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होगी, और अगर मैं रन में जाता हूँ तो रन में मैं कमांड रन कर सकता हूँ sysdm.cpl, sysdm.cpl, एंड एंटर करता हूँ तो फिर से सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो गई।
अभी यहाँ पे मेरा फुल कंप्यूटर नेम दिया हुआ है, अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको चेंज में जाना है और यहाँ पे कंप्यूटर नेम चेंज करना है। तो मैं लंदन डीसी दे दूंगा। सब ये लंदन डीसी मैंने क्यों दिया है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दूंगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे होस्टिंग। और ये रीस्टार्ट मांग रहा है, रीस्टार्ट कर देते हैं मशीन को। 10-15 सेकंड्स लेगा मशीन रिस्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम। तो मशीन हो गया 8-9 सेकंड में रिबूट। वापस लॉग इन करते हैं मशीन से। ठीक है, ये मेरा मशीन डिप्लॉय हो गया है और मशीन का नेम दिया हमने लंदन डीसी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, विंडोज सर्वर 22 और विंडोज सर्वर 25 भी इंस्टॉल करेंगे और उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट मशीन इंस्टॉल करेंगे। क्लाइंट मशीन तो आपको पता ही इंस्टॉलेशन कैसे होता है। आप में से किसको नहीं पता है क्लाइंट मशीन कैसे इंस्टॉल होता है? सबको पता है? यस। यस ठीक। सो मेरे पास यस यहाँ पे विंडोज सर्वर मुझे आइडिया नहीं। मेरे पास विंडोज 10 भी है, विंडोज सर्वर 2022 भी है और विंडोज सर्वर 25 भी है। ये मेरा विंडोज सर्वर 25 है, ये विंडोज सर्वर 22 है और ये विंडोज 10 है। 1904 है विंडोज 10 एंटरप्राइज। अभी जब भी आप डाउनलोड करने जाओगे विंडोज 10, ठीक है, तो विंडोज 10 डाउनलोड करने के लिए आपको खाली ऐसा नहीं लिखना है डाउनलोड विंडोज 10। मैं खाली डाउनलोड विंडोज 10 लिखूं तो मुझे ये फर्स्ट लिंक आ गया, ये फर्स्ट लिंक आ गया डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल। अभी ये मेरा जो है ये रिटेल एडिशन है, इसको आपको कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। ये किसके लिए है, जिसके पास 300 से कम यूजर है। 300 तक यूजर्स, यहाँ 300 से नीचे एसएमबी में आते हैं, 300 के ऊपर कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज में चले जाते हैं। ठीक है, तो 300 यूजर्स या उसके नीचे हैं तो आपको रिटेल एडिशन चलेगा, लेकिन 300 से ऊपर है तो एंटरप्राइज एडिशन चाहिए। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जब आप इसको हम अभी नहीं समझेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे WDS के चैप्टर में। हम WDS के चैप्टर में और SSCM के चैप्टर में भी इसकी रिलेवेंसी आएगी, उस वक्त समझेंगे। एंटरप्राइज और रिटेल में हमको टेक्निकली इंटरनली क्या फर्क है। ठीक है, ऐसे कोई फीचर वाइज फर्क नहीं है, फीचर वाइज थोड़ा आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँ 100% फीचर सेम ही रहेंगे। फीचर्स फर्क आएंगे, एंटरप्राइज में ज्यादा फीचर, ज्यादा सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, तो हमको भाई एंटरप्राइज एडिशन कहाँ से मिलेगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, हमको डाउनलोड विंडोज 10 एंटरप्राइज कर देना है, लास्ट में एंटरप्राइज डाल देना है। तो अभी अगर हम देखें तो जो पहले सर्च में आ रहा था वो लिंक सेकंड पे चला गया और अभी मुझे विंडोज 10 एंटरप्राइज का लिंक आ रहा है। ये लिंक हमको पहले आया था फर्स्ट वाले सर्च बॉक्स में, अभी जब हमने सर्च चेंज किया तो हमको एंटरप्राइज एडिशन भी आ गया। तो हम एंटरप्राइज एडिशन पे क्लिक करेंगे किस पे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको इतने सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे इतने सारे ऑप्शंस क्या करने, तो भाई यहाँ पे लैंग्वेज है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश यूके, चाइनीज लैंग्वेज में चाहिए आपको, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश, इतने सारे लैंग्वेजेस में विंडोज 10 अवेलेबल है। यहाँ पे आईएसओ इमेज अवेलेबल है और यहाँ पे आईएसओ एलटीएससी। अब एलटीएससी क्या है, एलटीएससी को हम समझेंगे एसएससीएम में, इसको आगे चलकर हम समझेंगे। ठीक है, एलटीएससी एलटीएससी का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल। लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल यानी ये अगर आपको फीचर अपग्रेड नहीं चाहिए, फीचर अपग्रेड, अपडेट्स नहीं, अपग्रेड्स, फीचर्स के,
ठीक है, बग फिक्सेस के तो मिलेंगे आपको, क्रिटिकल अपडेट्स में मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स में मिलेंगे, लेकिन फीचर अपग्रेड नहीं चाहिए तो आप LTSA में जा सकते हैं। यानी फीचर अपग्रेड क्या होता है, फीचर अपग्रेड यानी आपका UI बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। फीचर आ गया भाई, ये मेरा टीम्स का आइकॉन चेंज हो गया, ये मेरा चेंज हो गया, स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन चेंज हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है, आपको वो नहीं चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल में जा सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर चैनल में जा सकते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड चैनल। तो यहाँ पे आपको 32 बिट 64 बिट जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो iOS इमेज डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे हो सकता है नया वर्जन मिल जाए 1904 के अलावा। तो अभी फिलहाल मेरे पास 1904 है, उसको इंस्टॉल करने तो मैं यहाँ पे नया वर्चुअल मशीन बना दूँ, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं जाके 1904 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा फाइल्स में 1904 है मेरे पास, तो बता रहा है विंडोज 10 64 बिट डिटेक्टेड, नेक्स्ट जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे विंडोज 10 एजुकेशन की VMware का फीचर है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये आगे भी सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैं मशीन का नाम दे देता हूँ क्लाइंट 01, लेकिन भाई ये मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, तो मैं वापस जाऊंगा लोकेशन पे, क्योंकि मेरा उस लोकेशन पे ऑलरेडी क्लाइंट नाम का मशीन बना हुआ है। तो मैं इसमें डाल दूंगा, तो मैं ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आगे रिप्लेस कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट। 60 GB का हार्ड डिस्क दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। मशीन क्रिएट हो गया है। अगेन मैं एडिट सेटिंग्स में जाऊंगा, फ्लॉपी ड्राइव डिलीट कर देता हूँ मैं, और नेटवर्क अडेप्टर को होस्ट मोड पे डाल देता हूँ एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इंस्टॉलेशन में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, एंड ये इंस्टॉलेशन आप लोगों को पता है, सर अवेयर अबाउट दिस इंस्टॉलेशन। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टेप्स देख लिए हैं, सिमिलर स्टेप्स है, ज्यादा फर्क नहीं है। इंस्टॉलेशन होने में माइनर फर्क है, इसमें कुछ कुछ चीजें रीजन वगैरह सब सेटअप करना पड़ेगा। लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट, कस्टम, न्यू, अप्लाई, ओके एंड नेक्स्ट। इस बार मेरे 3 ही पार्टीशन पे हैं।
सो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम देख सकते हैं ये रीजन पूछ रहा है हमसे, सो हम रीजन दे देंगे। आई होप आई एम ऑडिबल। यस, Yes, sir. सो अभी हम रीजन दे देंगे इंडिया। यस, उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड लेआउट यूएस। यस, अभी यहाँ पे हमको सेकंड कीबोर्ड लेआउट मांग रहा है तो हम स्किप कर देंगे। अभी बोल रहा है कनेक्ट टू दी इंटरनेट, हम बोल देंगे आई डोंट हैव इंटरनेट, तो वो हमारे डोमेन नेटवर्क के बारे में पूछेगा, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। और यहाँ पे अभी हमको एडमिन अकाउंट पूछ रहा है, बट ये हमको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देना है, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं दे देंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेनर अकाउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस अकाउंट में और एडमिन अकाउंट में क्या फर्क है हम उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम यूजर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेनर अकाउंट दे देता हूँ। नेक्स्ट, पासवर्ड असाइन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर से मैं पासवर्ड असाइन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देता हूँ। आंसर मैं डमी आंसर दे रहा हूँ बिकॉज ये मेरा डेमो एनवायरनमेंट है, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमको राइट आंसर्स देने हैं ताकि अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट करने में आसानी होगी। यहाँ पे लोकेशन और फाइंड माय डिवाइस टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि अगेन हमारा डेमो एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन में हमको लोकेशन और फाइंड माय डिवाइस एनेबल रखने से अगर हमारा असेट लॉस्ट होता है या थेफ्ट होता है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये लोकल प्रोफाइल बना रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, सॉरी ट्रेनर का। सर मैक्सिमम हम कितने क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं? कितने क्लाइंट, मतलब कितने क्लाइंट इन द सेंस? ये अभी जो हमने क्लाइंट 1 क्रिएट किया, राइट? ऐसे मतलब कहाँ पे, वर्चुअल मशीन में के कैसे? या वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन में देखो, वर्चुअल मशीन में आप 20 VMs भी कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन जितना आपका हार्डवेयर है उतना। अभी जैसे मैं अपना हार्डवेयर की बात करूँ, ठीक है, मैं मेरे हार्डवेयर की, तो मेरे पास 32 GB रैम है मेरे लैपटॉप पे। ठीक है, 12 कोर प्रोसेसर है। अभी जब आप कोई भी VM क्रिएट करोगे, ठीक है, ये VM किस पे बैठ रही है, आपके फिजिकल मशीन पे बैठ रही है। ठीक है, राइट। तभी फिजिकल मशीन को आपको मिनिमम 4 GB रैम तो देना पड़ेगा आपको OS के हिसाब से, और वर्चुअलाइजर को चलाने के लिए, वर्चुअल सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अगर आपने जैसे एंटीवायरस डाल के रखा है, कोई ग्राफिक्स टूल्स डाल के रखे हैं, तो और रैम कंज्यूम करेगा आपका फिजिकल मशीन। करेक्ट। अभी जब वर्चुअल मशीन की बात आती है, जैसे मैंने वर्चुअल मशीन को 2 GB रैम दे दिया, 1 कोर प्रोसेसर दे दिया, तो ये 4 GB रैम गया और 2 कोर मुझे इधर भी रखना पड़ेगा। तो ये किस में माइनस होगा, मेरे एक्चुअल हार्डवेयर में ही माइनस होगा। तो 4 GB इसमें से ये चले गए, 2 GB इधर दे दिया मैंने, फिर दूसरा वर्चुअल मशीन बनाया, 2 GB उसको दे दिया और 2 GB माइनस हो गया। ठीक है, तो जितना प्रोसेसर और रैम है आपके पास, उतने मशीन्स आप टेक्निकली साथ में चला सकते हो।
लेकिन क्रिएशन की बात है तो मैं यहाँ पे 20 VMs बना के छोड़ सकता हूँ, लेकिन सारे साथ में पावर नहीं होंगे, पावर ऑन हो गए तो मेरा मशीन हैंग हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट सर। ठीक है, अभी हम इस पे VMware टूल्स इंस्टॉल कर देंगे जैसे हमने सर्वर मशीन पे इंस्टॉल किए थे, तो मेरा परफॉर्मेंस और ड्राइवर्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, मीनवाइल भी ये इंस्टॉलेशन होने देते हैं। हम क्या करेंगे, 15 मिनट का टी ब्रेक ले लेते हैं एंड वी विल रिज्यूम एट 10:45 शार्प। ठीक है, फिर हम डिफरेंसेस जानेंगे, फीचर्स के एडिशंस जानेंगे, कौन से कौन विंडोज सर्वर है, किस टाइप के सर्वर्स आते हैं, वो सब हम बात करेंगे 10:45 को। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, ओके।